लेकिन पापा ने बोला देख मेरे पास में कुछ इन्फोसिस के एचडीएफसी के कुछ शेयर्स मैं बेचूंगा और तेरी पढ़ाई करवाऊंगा करके। अब ये सब लीडरशिप करने के चक्कर में पढ़ाई के लिए जितना टाइम होना चाहिए था उतना था नहीं। और जब रिजल्ट आया इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का तो मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फेल हो गया। तो लोग बार बार आते थे बोलते थे अरे पीयूष सिगरेट निकाल, पीयूष सिगरेट निकाल। कोई भी मुझको सिगरेट के लिए ना पहचाने। हाँ। मेरी अपनी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ का डर था, एक मैकेनिकल इंजीनियर बनकर फैक्ट्री में जॉब इसलिए करना था क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं सोचूं कि बिना कैपिटल के आप बिजनेस कर कैसे सकते हो। मैंने दोस्तों के साथ में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि कंपनी खुद की शुरू करना है, क्योंकि नासिक में एक छोटे से गैदरिंग में आप अनाउंस कर रहे हो कि डेटा सेंटर बनाएंगे तो लोग सोचते थे कि भाई ये टाटा बिरला वगैरह इन सब लोगों का ही काम है डेटा सेंटर बनाना। आज सुनेंगे तो हंसेंगे कि 64 kbps बैंडविड्थ जो है उस वक्त हमको 10-10 हज़ार रुपया महीना देना पड़ता था। क्योंकि हमारा सबसे पहला एम्प्लॉय जो हायर किया उसको सैलरी जो डिसाइड करी हमने वो हमसे ज़्यादा डिसाइड करी। 24 की एज में आप अमेरिकन कंपनी और यूके कंपनी चला रहे हो बैठ के इंडिया में, तो गलतियां तो होनी है, स्वाभाविक है। अक्टूबर 2006 में ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास में 0 रुपीज़ थे और जैन 2007 में मैंने 5 मारुति स्विफ्ट कार मैंने अपने सब परफॉर्मर्स को गिफ्ट करी थी। यहाँ पर एआई भी आएगा ना तो लोग यही बोलेंगे कि भाई मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, मैं इसका एआई लूँगा। भले ही इसका एआई बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं कि इसके एआई के ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ट्रस्ट करूँगा उसके एआई को क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। हमने तो ऐसे भी लोग देखे कि जो इंडिया छोड़कर भाग गए, जो 20, 30, 40, 50 हज़ार करोड़ के मालिक थे। हाँ। लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाने का मतलब उसका इंटेंट यही है कि पैसे वाला बनना है। रतन टाटा और आनंद महिंद्रा को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि रतन टाटा जी ने क्या किया ना कि उनका आज भी अगर हम आंख बंद करें तो नैनो से बाहर उतरते हुए नजर आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा और आज हमारे साथ हैं पीयूष सोमानी जो कि फाउंडर और सीईओ हैं ESDS कंपनी के, जो कि क्लाउड एंड डेटा सेंटर है। तो आइए वेलकम करते हैं उनका हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू तनीषा। सर आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनीथिंग लाइक मैंने बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम किया हो तो। सर जो कंपनी है ESDS, पहले तो आप इसकी हमें फुल फॉर्म बता दीजिए और बता दीजिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैंने ESDS जो शुरू की आज से 20-21 साल पहले, ये एक आउटसोर्स वेब होस्टिंग सपोर्ट कंपनी थी। मैं US UK की कंपनीज को सपोर्ट देता था ये कंपनी से, तो वो etechsupport.net करके हमारी वेबसाइट थी। हमने रजिस्टर करने की कोशिश करी ईटेक सपोर्ट करके, तो रिजेक्शन। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कोई भी रजिस्ट्रेशन का। आप जा रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में पेपर सबमिट कर रहे हो और वो 3 महीने बाद में आपको रिजेक्शन भेज रहा है। फिर 3 महीने बाद में 2-3 और नाम लेकर गए, वो फिर रिजेक्शन भेज रहा है। तो मैं फिर 1 साल के बाद में मैं घबरा गया कि यार कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही करके, तो मैं बिज़नेस कैसे करूँगा इंडिया में। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम बनाया। तो ईटेक सपोर्ट के ऊपर से मैंने ESDS बना के, ESDS ईटेक सपोर्ट फॉर डेटा सेंटर सर्विसेज ऐसे करके वो उसको बना के मैंने दे दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में कि अब एक इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम डाला है कि रिजेक्शन कर ही नहीं सकता है ROC। वो गए और अप्रूव हो गया। मैं फिर सिर पकड़ के बैठ गया कि अरे तो ये ईटेक सपोर्ट क्यों नहीं बन पाया। लेकिन फिर अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो अगर वो ईटेक सपोर्ट नाम अगर उस वक्त अगर रजिस्टर होके आ जाता तो आज बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि आज हम सपोर्ट का काम कर ही नहीं रहे। आज हम उससे कई गुना आगे जाकर हम क्लाउड में हैं, डेटा सेंटर सर्विसेज में हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का और डेटा सेंटर का क्लाउड सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन है हमारी सारी सर्विसेज। तो उस वक्त जो हुआ अच्छा ही हुआ, उसी वजह से शायद से आज ESDS जो है एक अपना एक नाम बना पाया है। एक इंडिया में डेटा सेंटर्स में क्लाउड सर्विसेज में एक रिस्पेक्ट है हमारा। सर हम बात कर रहे थे अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, तो आपने मुझे बहुत सारी जर्नी के बारे में बताया, अपनी पूरी जर्नी के बारे में कि कैसे आप यहाँ तक आए और जो भी शुरुआत हुई थी उसके अंदर मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ये सुन के जैसे आपने नाम की हमें हिस्ट्री बताई कि कैसे नाम पड़ा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये आप पे बिल्कुल सूटेबल है। तो सर आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको शुरुआत से ही इसी लाइन में जाना था और देयर इज़ एन हिस्ट्री बिहाइंड इट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था डेटा सेंटर में, क्लाउड में या सॉफ्टवेयर में। ये सब चीज़ें मेरे लिए मतलब मैंने तो जब रामायण महाभारत का जब ज़माना था तो महाभारत देखते वक्त मैंने जब भीष्म को प्रतिज्ञा लेते हुए देखा था, तो मैंने भी तब प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। और हुआ यूँ कि मैं चाहता था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊँ। मैं गया
अपने पापा के पास में कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो पापा भी मेरे बाकी सारे दोस्त लोग एडमिशन ले रहे थे इंजीनियरिंग में, तो फिर मैं पढ़ाई में तो कोई इतना अच्छा था नहीं। पापा बोले चलो तेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मैं दिलवाता हूँ करके हम पूना गए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पर नीचे बैठकर हम स्टेज पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मेरा नंबर आने से बस एक नंबर पहले मैकेनिकल की सारी सीट्स पूरे महाराष्ट्र में ख़त्म। अब क्या करे करके कि पूरी हालत ख़राब हो गई, और फिर मजबूरी में कि अब क्या करें, इधर से जा भी नहीं सकते, रुक भी नहीं सकते, फिर भी मजबूरी में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। बहुत दुख हुआ उस दिन कि यार मतलब पूरी लाइफ मेरी अब बर्बाद हो जाएगी करके, कि मैं चाहता था मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊँ, ज़बरदस्ती अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना पड़ेगा। लेकिन फिर वहाँ से निकलते हो किसी ने बोला यार घबराओ मत करके, तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, फर्स्ट ईयर में अगर अच्छे से पास हो जाओगे तो तुमको मैकेनिकल में चांस मिल जाएगा करके। तो चलो ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ निकले तो सही वहाँ से। लेकिन पापा की सैलरी कोई इतनी ज़्यादा थी नहीं कि मैं जिस पेड कैटेगरी में मैंने एडमिशन ली थी उसकी वो पूरी फीस भर पाए वगैरह वगैरह। तो फिर लेकिन पापा ने बोला देख मेरे पास में कुछ इन्फोसिस के, HDFC के कुछ शेयर से मैं बेचूंगा और तेरी पढ़ाई करवाऊंगा करके। तो बड़ा दुख भी हुआ अंदर से कि कितना तकलीफ़ दे रहा हूँ मैं अपने पापा को, लेकिन अब मजबूरी है, करना पड़ेगा उसी तरीके से। गया इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एक ऐसे रिमोट एरिया में, ऐसे कॉलेज में जहाँ गया कि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ थे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में ही। बड़े सीनियर स्टूडेंट्स जो 10-10 साल से वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे वो, फिर जूनियर स्टूडेंट्स, फिर लोकलाइट्स, फिर नॉन लोकलाइट्स वगैरह। मैं उस सब झमेले में भी पड़ गया। मैं लीडर भी बन गया कॉलेज में जाते। अब ये सब लीडरशिप करने के चक्कर में पढ़ाई के लिए जितना टाइम होना चाहिए था उतना था नहीं। और अब जब रिजल्ट आया इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का तो मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फेल हो गया। फर्स्ट ईयर अभी फेल हो गया, अभी घर बैठने की नौबत आई। पापा ने बोला कि चल मैं तेरे को अभी एडमिशन दिलवाता हूँ करके। फादर बहुत सपोर्टिव रहे इस चीज़ में क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स बेच के आपको। वो तो बहुत इश्यूज हुए पहले 3 महीना तो उन्होंने बात ही नहीं करी। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, कुछ तो बीच में हुआ ही वो जो हुआ हम दोनों के बीच में उस समय पे, तो वो मैं याद करता हूँ तो बड़ा दुख होता है क्योंकि वो 3 महीने के पीरियड में उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, मैंने भी उनसे बात नहीं करी। फिर उनके एक फ्रेंड आए, उन्होंने मीडिएशन किया कि पीयूष तेरे को बात करनी पड़ेगी पापा के साथ में। बोला उन्होंने बात करना बंद किया, वो बात करेंगे। वो सब स्टोरी ख़त्म हुई, वहाँ पर बातचीत हमारे बीच में शुरू हुई। फिर वो बोले कि तेरे को मैं ले जाके एडमिशन दिलवाता हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। बस आपने जब ये वर्ड सुना होगा। हाँ, तो मैंने उनको क्लियर बोल दिया कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, मैं कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊं करके। बोले तू क्या, तेरा बाप भी कंप्यूटर सीखेगा करके, चल। लेकर गए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, ज़बरदस्ती वहाँ पे फीस भर दी कि अब तो बैठना ही अब पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि और पैसे वेस्ट हो रहे हैं ना पापा के। वही तो वो शर्म तो बहुत थी पहले से ही अपने अंदर की, इन्होंने पहले साल में मेरे ऊपर इतना पैसा बर्बाद किया, अब और पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो बोला चलो ठीक है यार, 1 महीना तो भी जाएंगे वहाँ पे, सहन करेंगे, मजबूरी है। गया मैं इंस्टीट्यूट में, गया वहाँ पे, और कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लग गया कि मैं तो इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर बड़े बड़े सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी इंजीनियरिंग हो चुकी है या जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो इंस्टीट्यूट में सीखने आ रहे हैं और मैं उनको बैठ के सिखा रहा हूँ प्रोग्रामिंग। जब 1 महीने में ये महसूस होने लग गया है कि भाई ये इंस्टीट्यूट में आके मेरे तो चेंज हो गया, मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया, मेरा अपना कॉन्फिडेंस जो है एक अलग लेवल पर निकल गया। और फिर क्या हुआ कि उसी बीच में यूनिवर्सिटी ने रीचेकिंग के रिजल्ट्स भेजे, तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट जो थे क्लियर हो गए थे, मतलब मैं एक्चुअल में फेल नहीं था। तो सर ये रीचेकिंग आपने अप्लाई किया था कि आपको लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर ये ऑटोमेटिकली हुआ था? ये रीचेकिंग मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि रीचेकिंग में मैं क्लियर हो जाऊंगा, बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन आपको 80 केटी में 3 सब्जेक्ट ही ले जाने अलाउड होते हैं। जो अच्छा। इंजीनियर जो होंगे सारे लोग समझ इसको रिलेट कर सकते हैं कि 80 जरूर केटी कर रहे होंगे। 80 केटी में आप 3 सब्जेक्ट लेकर अगले साल जा सकते हो। जी। मेरे 5 सब्जेक्ट थे, तो क्लियर होता है तो 1 होता है, 2 नहीं होते किसी के। मेरे 3 क्लियर हुए थे रीचेकिंग में। तो लेकिन अभी जो भी रीज़न था, जिस रीज़न से यूनिवर्सिटी ने बैठाया था घर पर, बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था वो, जो आगे चल के रिलेट होता है, जो होता है अच्छे के लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो आप आगे जा चल रहे के हैं। पता चलता है। स्टीव जॉब्स जो बोलते हैं ना कि द डॉट्स गेट कनेक्टेड लुकिंग बैकवर्ड्स। यस। तो आप पीछे देखते हो तो डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर ऐसा आते हैं। इसलिए हुआ। ऐसा इसलिए हुआ। तो मैं कंप्यूटर सीखकर, मैं जब इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में मतलब 2nd ईयर में जब मैं पहुंचा इंजीनियरिंग में, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने पूरा करिकुलम चेंज कर दिया।
अभी हर सेमेस्टर में एक एक दो दो सब्जेक्ट जो थे वो कंप्यूटर के इंट्रोड्यूस कर दिए थे, ओके। और जो मुझे मेरे पसंद के थे एकदम बिल्कुल भी। तो वो सब करने से मेरा और कॉन्फिडेंस जो था सॉफ्टवेयर को लेके वो बढ़ते जा रहा था, बहुत अच्छा लगते जा रहा था। और फेयर ऑफ फेलियर निकल गया था, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ का डर था, एक मैकेनिकल इंजीनियर बनकर फैक्ट्री में जॉब इसलिए करना था क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता था, बड़े चैलेंजेस से मैं जाना नहीं चाहता था, सिंपल सा लाइफ जीना था, कोई हार्डवर्क ज़्यादा करना नहीं था, फैक्ट्री में जाओ, ड्यूटी करो, अपना अपना कमाओ, पप्पा जैसे जिए पूरी ज़िंदगी, अपन भी वैसी ज़िंदगी जियो, यही टारगेट था। अब जब मैं इंजीनियरिंग में आया वापस से, तो फिर वो सारी चीज़ें जो माइंड से जो फेयर ऑफ फेलियर था वो निकल गया, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं जब इंजीनियर बन के जब मैं बाहर निकला वहाँ से, मुझको इंजीनियर बनाने में भी मेरे कुछ टीचर्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे गुरु जो है डॉक्टर जयंत चोपड़े, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उनका नाम कभी भी लेना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि जिस गुरु ने तुम्हें नया जीवन दिया, क्या है कि मुर्गी अंडा देती है, लेकिन फिर अंडे में से जो जीव बाहर निकलता है वो कोई और होता है। तो एक पंछी के दो जन्म होते हैं जी। एक अंडे के रूप में होता है और एक फिर पंछी के रूप में होता है। तो मेरे भी ऐसा था कि मैं इंजीनियरिंग में जब तक पहुंचा नहीं तब तक मैं एक अलग इंसान था, बहुत एनर्जी थी, लेकिन वो सारी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करता। लीडरशिप है, बाकी के सारे नेगेटिव काम है कॉलेज में, वो हर नेगेटिव काम में पीयूष सोमानी का नाम आपको आगे दिखना ही दिखना है। तो इन्होंने मुझे चेंज किया कि भाई तेरे अंदर जो एनर्जी है ये सारी इकट्ठा कर और पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा। वो भी लंबी स्टोरी नहीं बता सकता उन्होंने कैसे कैसे मुझको, लेकिन उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दिया मुझको, एक साधारण स्टूडेंट को जिसने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, वैसे मेरे सर थे, उसके वजह से फिर एक फीलिंग आने लगी कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। इवन आपने भी ये सोचा था कि आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लेकिन आई गेस बिकॉज ऑफ हिम आपने सोचा नहीं, इसके आगे भी इज अ लाइफ बियॉन्ड इट। क्योंकि इतना बड़ा आदमी आपको जब डेडिकेटेड टाइम देता है, एक एक घंटा आपके साथ में स्पेंड करता है, तो आपको फीलिंग आने लगती है कि आप में कुछ तो स्पेशल है। कभी कभी हमें नहीं दिखता सर, सामने दिख जाता है। सामने वाला पहचानता है। तो हीरे की पहचान जो है वो जोहरी कोई होती है, बस वो उन्होंने जोहरी और पहचान हीरा। करी। हाँ। उन्होंने पहचान करी। मैं तो अपने लिए तो मैं कोयला ही था, लेकिन हाँ, उन्होंने उनके मुझे उन्होंने प्रेशर डाला, दबाया, फिर जाके वो हीरा बनाने वाली जो प्रोसेस होती है वैसी प्रोसेस मेरे ऊपर करी। इंजीनियरिंग से जब मैं बाहर निकला तो तब भी कोई बहुत ज़्यादा मैं मतलब एस्पिरेशंस नहीं थे मेरे अंदर। मैं वहाँ से एक छोटी सी जॉब पकड़ी बॉम्बे में, 2,500 रुपये पर मंथ की एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब पकड़ ली, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना था डिग्री पे। बात होगी सर ये 2002 में मैं पास आउट उस हुआ। समय 2,500 में भी तब भी नहीं था कुछ खास, क्योंकि बॉम्बे में आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो। 2,500 हाँ मंथ। हाँ, बॉम्बे इज एक्सपेंसिव, बॉम्बे इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो 2500 बॉम्बे में सर्वाइव करना बहुत चैलेंजिंग है। तो पापा और मेरे एल्डेस्ट मैटरनल अंकल जो बॉम्बे में जिनके घर पे मैं रहता था, क्योंकि अलग से आप नहीं रह सकते हो, किसी रिलेटिव के घर पे ही रहना आपको ज़रूरी, तो उनके साथ में मैं रहा। तो मामा जी बोले कि बेटा ये इतनी छोटी सी सैलरी की तू जॉब कर रहा है और इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं है तेरे। तो वो छोड़कर मैं नासिक आ गया। ओके। अब मैं नासिक आ गया, 1 महीना मैं घर पे बैठा रहा। पापा बोलते रहे कि जॉब नहीं करेगा तू कुछ बिजनेस ही करेगा करके। अब मैं सोचूं कि बिना कैपिटल के आप बिजनेस कर कैसे सकते हो, क्योंकि पापा एक बैंक में काम करते थे, कोई खुद का कोई कैपिटल था नहीं। जो भी उनके पास में कुछ शेयर्स थे वो बिकवा कर मैंने अपना इंजीनियरिंग करी थी। तो प्लस कंप्यूटर का भी, प्लस वो कंप्यूटर को कोर्स का भी उन्होंने फीस भरी थी। अब ये जो मैं हुआ ऐसा कि मेरा एक दोस्त आ गया एक दिन मेरे पास में, बोले पीयूष चल मेरे पीछे बैठ तू, मैं एक जगह पे जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे को सिर्फ कंपनी दे, तू कुछ कर नहीं रहा है, घर पे ही बैठा हुआ है, चल मेरे साथ में कंपनी दे। उसके पीछे स्कूटर पे बैठ गया, गए वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। तो बाहर वेटिंग में रिसेप्शन में बैठे रहे काफ़ी समय तक, 1-1.5 घंटे तक, तो नंबर आया नहीं उसका, तो बेचारा वॉशरूम गया। जब तक वो वॉशरूम गया तब तक बाहर आ गए इंटरव्यू लेने वाले सर, और वो आके बोल रहे कि कौन कौन यहाँ पर इंटरव्यू देने आया। बोला सर सिर्फ 5 मिनट देना, मेरा दोस्त आएगा ही करके। बोले तुम आ जाओ तब तक। तो मैं अंदर चला गया इंटरव्यू देने के लिए कि बोला जब तक वो आ रहा है तब तक मैं इनको रुका के रखूँ करके। आपकी इंटेंशन सिर्फ यही थी कि इतने उसके सीट बच जाए, उसकी सीट जो है वो कोई और ना ले जाए करके। अब वो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो इतने खुश हो गए उस दिन इंटरव्यू लेने के बाद में कि उन्होंने बाहर बैठे हुए थे सब लोग जो थे इंटरव्यू के लिए, उन सबको जॉब पे ले लिया उन्होंने। मुझको कंपनी दिखाने लेके गए कि आओ चलो कंपनी। आपके दोस्त का क्या हुआ सर इस बीच में? उसको भी मिल गया। वो पहले डरा हुआ था, उसका चेहरा मैंने बाहर आने के बाद में देखा तो वो बहुत गुस्सा था मुझसे। उन्हें लगा होगा यहीं खड़ा करके गया। हाँ, तो ये क्यों अंदर चला गया करके। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसको भी जॉब मिल गई, मुझको भी जॉब मिल गई। थैंकफुली।
अब उस कंपनी में जॉब करते करते एक पहले महीने में एक प्रोजेक्ट से शुरुआत हुई और 10 महीना होते होते वहाँ पे 10 प्रोजेक्ट्स में अकेला संभाल रहा था। ओके। सो एकदम से मतलब ये खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस जो आ गया कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अमेरिकन प्रोजेक्ट्स है, ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं संभाल रहा हूँ और कस्टमर को सिर्फ मेरे से ही बात करनी है और किसी से बात ही नहीं करनी बहुत है अच्छी उसको। फील होती होगी नहीं? तो हाँ वो ये फीलिंग बड़ा वीआईपी वाला। फीलिंग अच्छी हो जी, एंड होगी भी क्यों नहीं, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड, सो दैट्स व्हाई यू गॉट 10 प्रोजेक्ट्स इन योर हैंड। तो वो फिर एक थोड़ा सा वहाँ पे काम करने की आदत लगी क्योंकि कॉलेज का जो टाइम था वो ऐसा था हमारा कि 20 घंटा एंजॉय करते थे। हाँ। 4 घंटा ही सोने मिलता था रात में, इतना एंजॉय करते थे हम, कॉलेज की लाइफ थी। और यहाँ पर आए और 16 घंटा काम कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि मैंने दोस्तों के साथ में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि कंपनी खुद की शुरू करना है। कंपनी शुरू करना है, ऐसा हमारा बीच चल ही रहा था। 2-3 महीने तक हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों में। फिर ऐसा था कि मेरी कुछ बुरी आदतें थी जिसमें सिगरेट पीने की एक आदत थी। तो मैंने अचानक से एक दिन मैंने सोचा कि मुझको सिगरेट छोड़ देनी है, कि मुझको अपना पर्सनालिटी जो है ये वो सिगरेट से एसोसिएट नहीं करना है। तो लोग बार बार आते थे, बोलते थे अरे पीयूष सिगरेट निकाल, पीयूष सिगरेट निकाल। तो सिगरेट मैंने छोड़ने का जब डिसीजन लिया कि कोई भी मुझको सिगरेट के लिए ना पहचाने, हाँ। मेरी अपनी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत तकलीफ जाती हो आप ऐसे टाइम पे जब ऐसा डिसीजन लेते हो और हार्ड डिसीजन ले लेते हो तो बहुत दुख होता है। दुनिया का अच्छे से अच्छा आदमी आकर कोई अच्छा जोक भी सुना दे तो आपसे हंसी नहीं निकले, इतना वो पीरियड खराब होता है आपके लिए। आप हंस सकते देख के, हैबिचुअल हो जाते हो, फिर आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी वही चीज क्योंकि वो बार बार आपको वो स्ट्रेस जनरेट करती है और वो फिर बाद में आपको स्ट्रेस रिलीफ भी देती है। हाँ। लेकिन वो स्ट्रेस रिलीफ टेम्पररी होता है, वापस से आप नया स्ट्रेस जनरेट कर ही लेते हो क्योंकि आपको सिगरेट पीनी है। वो एक वो चिकन एंड एग स्टोरी बन जाती है। हाँ। तो वो जब छोड़ी तो फिर ऐसा एक इनाम मिला कि मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ब्रेक थ्रू मिल गया सीधे सीधे। ओके। पापा ने कंप्यूटर खरीद कर दे दिया, इंटरनेट कनेक्शन दे दिया। पापा बोले अब तू बिजनेस कर, तू शुरुआत कर करके। फिर मैं चैटिंग करता था अमेरिकन कस्टमर्स के साथ में, तो कमिटमेंट दे देता था सीधे सीधे कि आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ करके। तो वो कमिटमेंट उनको अच्छी लगती, वो बोलती मेरी पूरी, एक ने कस्टमर ने बोल दिया कि तू चल मेरी पूरी कंपनी संभाल, अपना बिजनेस स्टार्ट कर। वो सिंगल कंप्यूटर लिया, 64 kbps बैंडविड्थ ली। जो लोग आज सुनेंगे तो हंसेंगे कि 64 kbps बैंडविड्थ जो है उस वक्त हमको 10-10 हज़ार रुपया महीना देना पड़ता था। ओके। और 25,000 30,000 रुपया डिपॉजिट देना पड़ता था 64 kbps बैंडविड्थ के लिए। 50,000 इसी लगते हाँ, तो अब आप अपने मोबाइल के अंदर 50 mbps वगैरह भी आराम से क्रॉस कर लेते हो 5G के अंदर। तो 64 kbps के लिए ये पैसा देना पड़ा था। तो लेकिन किया शुरुआत। अब एक दोस्त था तो उसका किंडरगार्टन था, तो वो बोला कि मेरा किंडरगार्टन में सिर्फ 3-4 घंटे बच्चे आते हैं सुबह सुबह, तो तुम पीछे का एरिया ऑक्यूपाई कर लो करके, उतना एरिया हम लॉक कर देंगे तुमको और आगे के आपका उतना एरिया हमारा। एक छोटा सा ही रूम था, मतलब जिसमें हार्डली 5-6 लोग बैठ सके, इतना सही था। कंप्यूटर लगाया, फिर मेरे दोस्तों को भी लेके आया, वो भी अपना अपना कंप्यूटर लेकर आया। वो कंप्यूटर के ऊपर हमने शुरुआत कर दी। कस्टमर बढ़ते चले गए तो वो जगह कम पड़ने लग गई। तो फिर 1 साल बाद में हमने एक रो हाउस रेंट पर ले लिया, उधर सेटअप लगाया, हायरिंग शुरू कर दिया, लोग हायर करना शुरू कर लिए। अभी हमने सबने मिलके, हमारा सबसे पहला एम्प्लॉय जो हायर किया उसको सैलरी जो डिसाइड करी हमने, वो हमसे ज़्यादा डिसाइड करी। अच्छा। कि हम महीने का 11,000 रुपये लेंगे और उसको 21,000 रुपये हम देंगे। वो तो वैसे ही खुश हो गया। वो खुश हो गया क्योंकि वो उसका हमसे ज़्यादा स्मार्ट भी था। वो अच्छा। हाँ। टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा साउंड था, तो हमने अपने से टेक्निकली ज़्यादा साउंड पर्सन को हायर किया। और ये मेरी शुरू से ही आदत रही कि अपने से टेक्निकली ज़्यादा साउंड लोगों को हायर करना है। उसको जो हायर किया तो फिर ग्रोथ आने लग गई, कस्टमर आने लग गए। एक्सपेंशन के लिए मैं भी अभी यही बोलने वाली थी कि ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लोग सही रहते हैं। हाँ, तो वो ग्रोथ और एक्सपेंशन शुरू हुआ। अब क्या है कि प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो गए कि हम क्या है कि अपने से स्मार्ट जो लोगों को हायर करते हैं उनके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हाँ, वो बस स्मार्ट भी हो जाते हैं थोड़े। कहीं ना कहीं पे कस्टमर के साथ में आप ओवर कमिटमेंट कर बैठते हो, वो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। यही। तो शुरू में क्या है कि गलतियाँ बहुत होने लग गई। मैंने अमेरिकन एक कंपनी एक्वायर करी, यूके की 2 कंपनी, बहुत छोटी छोटी थी, कि उनको कमिटमेंट कर दिया मैं तुम्हारी पूरी कंपनी चलाऊंगा, तुमको प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, दे दो मुझको कंपनी। उन्होंने कंपनी तो दे दी। अब गलतियाँ हो रही है, माइग्रेशन की गलतियाँ हो रही है, डिसीजंस लिए जा रहा हूँ कि ये डिसीजन इधर पैसा बचेगा, चलो ये काम कर लो, वो प्रॉब्लम हो गया, डिज़ास्टर हो गया। तो एक एक गलतियाँ भी हुए जा रही है, डिज़ास्टर हुए जा रहे हैं।
24 की एज में आप अमेरिकन कंपनी और यूके कंपनी चला रहे हो बैठ के इंडिया में, तो गलतियां तो होनी है, स्वाभाविक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि विश्वास जो था वो मेहनत पर था, कि मेहनत करूँगा, खूब मेहनत करूँगा। इस बीच में हुआ यूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास में भी गया, हाथ दिखाया उनको कि जब भाई इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ग्रैंड स्टार सब ठीक है। अब वो मरता क्या नहीं करता सब जगह से, इतनी 20-20 घंटा आप कंप्यूटर के ऊपर रोज बैठे हुए हो, चेहरा सूज गया है, शरीर सूज गया है, तो मतलब फिर समझ नहीं आ रहा गलती हो कहाँ रही है। हो कहाँ तो रही है। यही है कि अगर सब ठीक हो रहा है तो एक बार पूछ ही लें। तो पूछ लिया, तो वो हाँ बोले जी। कि देखो आपने जो अपने ये पिछले बर्थडे के दिन आपने जो शुरू किया था, बहुत लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। हाथ जी। देखकर बताया, ऐसी चीज़ें बता दी उन्होंने कि विश्वास ही ना हो आदमी को कि ऐसा भी आपके हाथ की लकीरों में होता है करके। वो उन्होंने बोल दिया कि आपको मेहनत तो करनी है, अगला 1 साल आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर 1 साल के बाद में फिर उस आदमी के पास में जाओ कि बोला आपने तो बोल दिया था 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, 1 अभी साल तो हो कोई गया। चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ। बोले सर 1 साल और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप जो कर रहे हो उसमें आपका भविष्य बहुत सुनहरा है करके। तो वो करते करते क्या हुआ कि 2-2.5 साल लगातार खूब मेहनत करी। अब बीच में आ गया बैड पैच, इतना बुरा बैड पैच आ गया है कि मार्च 2006 से लेके तो अक्टूबर 2006 एक भी कस्टमर ने 1 भी रुपया पे नहीं किया। अरे और खुद की सेविंग्स, पप्पा मम्मी की सेविंग्स वगैरह जो भी मिले वो सब निकालो और जाके सैलरी पे करो। 60 लोगों का स्टाफ बन चुका था तब तक, मार्च 2006 आने तक 60 पीपल थे मेरे पास में। और अब ये कम होते होते 25 पे आ गए। सैलरी तो मैं सबकी दे रहा हूँ, लेकिन लोगों को पता चल गया कि ये बंद होने वाला है, इसको कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, कस्टमर जो है। उनको हिंट हुआ, उन्होंने अपने बैक स्टेप करने शुरू कर दिए। तो जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते, ये ऐसे टाइम पे वो बराबर से छोड़ के चले जाते सही भी हैं। रहते हैं, सब पता रहता है। जहाज में जैसे ही पानी चढ़ना शुरू होता है तो बराबर से चूहे आ जाते हैं ऊपर और भाग जाते हैं, वो भाग जाते हैं बराबर से। वैसा हुआ, लेकिन 25 लोग जो थे उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उसमें से मेजॉरिटी लोग आज भी है। अब क्या हुआ, ये 6 महीना मैंने और ज़्यादा मेहनत करी। हम सुबह 6 बजे ऑफिस छोड़ते, वापस 12 बजे तक वापस ऑफिस आते। मैंने फ्रेशर्स हायर कर रखे थे, उनको सबको बैठाता था मैं, चलो लगो गूगल के ऊपर कैसे अच्छी रैंकिंग्स ला सकते, करो कोशिश करो, फोरम्स पे डालो, इधर डालो, ब्लॉग्स डालो। ऐसे कर करके खूब मेहनत करी वो 6 महीना। जो बैड पैच चल रहा है उसमें मेहनत चल रही है, मेहनत पीछे अब कम नहीं होने दी, क्योंकि फेयर ऑफ फेलियर नहीं था। इंसान मेहनत करना कब बंद कर देता है, जब फेयर ऑफ फेलियर उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो फेयर ऑफ फेलियर नहीं था, एंग्जाइटी थी थोड़ी सी, लेकिन फेयर ऑफ फेलियर नहीं था। लेकिन जो दिवाली 2006 में चेंज हो गया सिनारियो, अचानक से गूगल के हर मतलब रैंकिंग में हम आ रहे हैं। मेरी यूएस की कंपनी, मेरी यूके की कंपनी, सारी कंपनियां टॉप पर दिख रही है। अच्छा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर जो पैसा कमाना शुरू हुआ है, ऑर्डर्स आ रही है लगातार। फिर मेरा फोकस एक था कि मेरे को रिसर्च के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं फालतू के खर्चा नहीं करूँगा करके, मैं रिसर्च पे पैसा इन्वेस्ट करूँगा। तो मतलब वो एक पीरियड था कि अक्टूबर 2006 में ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास में 0 रुपीज़ थे। और जैन 2007 में मैंने 5 मारुति स्विफ्ट कार जाके डाउन पेमेंट के ऊपर पूरी खरीद कर मैंने अपने सब परफॉर्मर्स को गिफ्ट करी थी। विच इज़ वेरी, उस समय पे कि 25 लाख रुपए उस समय पे लगा मुझको, लेकिन 25 लाख रुपए मेरे पास में आ चुका था उस टाइम पर बैंक में। जहाँ साल 2006 मार्च से आपके कस्टमर्स ही बंद हो गए। हाँ, पेमेंट ही नहीं आई थी। पेमेंट ही नहीं आई थी। तो 2-3 महीने में भी इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि 51 लाख रुपए हमारे पास में जमा हो गया था, जिसमें से 25 लाख गिफ्ट्स भी 25 लाख मैंने फिर उनको मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस, सब छोटे थे वो। मेरी उम्र उस समय पे अगर मतलब 25-26 रही होगी, 26 रही होगी, तो उनकी भी कोई 22-23 वगैरह थी सबकी। लेकिन उनको सबको मैंने रिवॉर्ड किया और फिर वहाँ से हम बहुत अच्छा कमाते रहे। 2009 का पीरियड आया कि डिसीजन लिया कि इंडिया में डेटा सेंटर लॉन्च करना है। मतलब मैंने स्टाफ मीटिंग में जब अनाउंस किया, एक स्टाफ का एक पार्टी जैसा चल रहा था, तो वहाँ पे मैं स्टेज पे खड़ा था, तो मैंने अनाउंस किया कि ESDS अपना डेटा सेंटर बनाएगी। तो आधे लोग तो ज़मीन पर गिर गिर के हंस रहे थे, क्योंकि नासिक में एक छोटे से गैदरिंग में आप अनाउंस कर रहे हो कि डेटा सेंटर बनाएगी, तो लोग सोचते थे कि भाई ये टाटा बिरला वगैरह इन सब लोगों का ही काम है डेटा सेंटर बनाना, आप क्या डेटा सेंटर बनाओगे करके। और जब वो अनाउंस किया और एक्चुअल में हमने 2010 में हमारा पहला डेटा सेंटर लॉन्च भी किया,
डेटा सेंटर भी लॉन्च किया हमने, क्लाउड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, उस समय में पाइथन यूज़ करके, उस समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी ने सोचा नहीं था इंडिया में। हमने क्लाउड लॉन्च किया 2010 में, पेटेंट्स फाइल करे यूएस में, यूके में, इंडिया में। बाद में आगे चल के वो सारे पेटेंट्स आ भी गए। अब इतना ज़्यादा सब कुछ कर दिया तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब सब कस्टमर इधर उधर से आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगता है ना कि यार बस आप ठोक पीट कर बोल रहे हो। वही वाली सिचुएशन हो गई सर। अभी इससे पहले भी तो हुआ था जब आपको लगा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल। तो वो चल रहा है कि भाई लॉन्च हो गया है, इनॉग्रेशन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये हुआ है सब कुछ, ऑर्डर कैसे नहीं आ रही। 2-3 महीने में देख रहा हूँ कि बिल, डेटा सेंटर का बिल चले जा रहा है, सब कुछ हर चीज़ खरीद रखी है, उसका बिल आ रहा है, लाइट बिल आ रहा है, स्टाफ में हायर कर रखा है, वो सब सैलरीज आ रही है, पैसा कुछ नहीं आ रहा। यूके बिजनेस कब तक फंड करेगा ये सारा। तो फिर मैंने बोला यार अब भागना पड़ेगा करके, फिर से अभी सब जगह पे जाना पड़ेगा। मैं फिर जाना शुरू हुआ। अच्छा। मैं फील्ड पर जाना शुरू हुआ, दूर दूर तक जा रहा हूँ, बॉम्बे में जा रहा हूँ। एंटरप्राइजेस ने उस समय मना कर दिया था कि हम तो सिर्फ डब्बा खरीदते हैं, हमारे डेटा सेंटर में खुद डालते हैं और उसी से ही हमारा बिजनेस चलता है, हम तुम्हारे क्लाउड के ऊपर या तुम्हारे डेटा सेंटर को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। हम फिर गए कोऑपरेटिव सेक्टर के पास में, बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स थे, उनके पास में गए, उनको बोला कि आप हमको अपॉर्चुनिटी दो। बोले अपॉर्चुनिटी देंगे लेकिन सब कुछ तुमको एंड टू एंड करके देना पड़ेगा। पार्टनर्स लेके आओ, एक पार्टनर को एक सॉफ्टवेयर का काम दे दो, एक पार्टनर को कनेक्टिविटी का काम दे दो, आप क्लाउड और डेटा सेंटर संभालो, साइबर सिक्योरिटी संभालो। उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, उनका पैसा बढ़ना शुरू हुआ। ऐसे कई बैंक्स थी कि जो लॉसेस में थी, और हमने जब सर्विसेज उनको देना शुरू की तो सारे प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। और फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते देखा तो बाकी सारी बैंक्स आना शुरू हो गई। तो ऐसे करते करते 400 से ज़्यादा बैंक्स हमारे पास में आ गई। यहाँ पर एआई भी आएगा ना तो लोग यही बोलेंगे कि भाई मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, मैं इसका एआई लूँगा, भले ही इसका एआई बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं कि इसके एआई के ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ट्रस्ट करूँगा उसके एआई को क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट कमिटमेंट। यहाँ पे 85% डिसीजंस हम ट्रस्ट पर लेते ट्रस्ट पर हैं। ले। फिर क्या हुआ कि यहाँ से बैंक से जब पैसा आना शुरू हुआ तो फिर बॉम्बे डेटा सेंटर चालू करने का मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया। दैट वाज अ रिस्क। बॉम्बे में। बॉम्बे में स्टार्ट करना। बॉम्बे अपॉर्चुनिटी प्लेस है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। बहुत ऑल्दो expensive अभी है। भी बहुत बहुत एक्सपेंसिव, टाइम के साथ वो ऊपर ही जा रहा है एक्सपेंसेस का। हाँ। तो एंड एट दैट टाइम सर, फिर ये कौन से साल की बात होगी? ये 2016 में हमने बॉम्बे में डेटा सेंटर लॉन्च किया। 2016। स्टार्ट 2014 में किया था, जी। लेकिन फिर फंड रेस करते करते, पार्टनर आइडेंटिफाई करते करते 2 बॉम्बे साल में लग गए। टाइम लग गया। लेकिन फिर वो हमने लॉन्च किया और वो भी एक मेगा लॉन्च था। बॉम्बे में बहुत मतलब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बीसीसीआई के सेक्रेटरी आए, सब लोग, मतलब बड़े बड़े लोग आए उस हमारे लॉन्च में। और फिर वहाँ से एक जो ईएसडीएस को एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ एंटरप्राइजेस में, पब्लिक सेक्टर में। फिर हमने एसटीपीए के साथ में 2020 में हमने डेटा सेंटर लॉन्च किया बेंगलोर में। 2022 में हमने मोहाली में डेटा सेंटर लॉन्च किया। आपने स्प्रेड कर दिया अपना कनेक्शन। स्प्रेड कर लिया और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रस्ट मिलना शुरू हुआ शुरू हो गया। कि पीएम इनिशिएटिव्स जो है उनका पूरा होस्टिंग हमारे पास में आया। एकदम हाईली कॉन्फिडेंशियल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैंक्स के सारे जो फंक्शंस होते हैं, वो सब हमारे पास में होस्टिंग आना शुरू हुआ। बड़ी बड़ी बैंक्स हमारे पास में आई, बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आए, सारे मतलब 160 बीएसई एनएसई लिस्टेड कंपनीज जो है वो हमारे पास में, उनका डेटा आज चलता है हमारे यहाँ से। तो ये जो ट्रस्ट जो विन किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उससे काफ़ी एक ईएसडीएस ने एक अपना रेपुटेशन क्रिएट किया। जी। और जो इस 20 ईयर्स के पीरियड में जो अप्स एंड डाउन्स है, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि मौसम बदलेगा, तुमने ही बदलना चाहिए। हाँ, खड़े रहना चाहिए। तुमने डटे रहना चाहिए क्योंकि विंटर आएगा, समर आएगा, आपको रेडी रहना चाहिए। ये एक मौसम तो रहता ही नहीं है। हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि लोग हर 6 महीने में बदल जाते हैं। जो आज बोल रहा है कि तू मेरा फेवरेट है, तू मेरे से बहुत सारे पैसे ले ले और इन्वेस्ट कर बिजनेस में, वो 6 महीने बाद में आके बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे तो जो भी पैसे मैंने दिमाग बदल लिया, मेरे पैसे वापस कर मेरे पैसे अब वापस कर दो वगैरह। फिर वही बाद में आके बोलेगा कि और दिमाग बदल लिया, मैंने फिर दिमाग पैसे ले लो। अब पैसे ले लो। तो ये जो है
ये आपको साइकिल चलती रहेगी। साइकिल चलती रहेगी। व्हाट शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल्स ऑफ योर बिजनेस, कि बिजनेस के कोर प्रिंसिपल्स जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कि इतना प्रॉफिट कमाओ और अपने प्रॉफिट में से ही बिजनेस को री इन्वेस्ट करो, लेकिन प्रॉफिट भी एथिकल तरीके से ही होना चाहिए। राइट काम कर रहे हो, राइट सर्विस दे रहे हो, उनका मतलब सामने वाले की पहले तो बाल्टी भरनी चाहिए, उसकी बाल्टी जब ओवरफ्लो हो जाए तो उसमें से मेरी कटोरी भर जाए। मैं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं भाई अपनी बाल्टी पहले लेके चला जाऊँ और उस कस्टमर को बोलूँ तेरी कटोरी जो है बाद में भरेगी, मैं पहले अपना। तो आज के डेट में ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में कि लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सख्त जरूरत है, लेकिन एक पार्टी जाती है बोलती मेरा डेटाबेस खरीद लो तो ही तुम्हारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सीड होने देंगे, मेरे ये लाइसेंस खरीद लो, मेरा वो खरीद लो, मेरा हार्डवेयर खरीद लो। वो बेचारा टायर खरीद लेता है, पिस्टन खरीद लेता है, क्रैंक ले लेता है, स्टीयरिंग खरीद लेता है, वो बोलता है कि भाई आपको यहाँ से दिल्ली से बनारस जाना है, अब अपना अपना हिसाब आप लगा लो। हमने तो दे दिए समय। हमने सब कुछ दे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में। हाँ। एंटरप्राइज ग्रोथ जो है आज की डेट में थोड़ा सा अटका पड़ा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों का जो बेचने वाले जो सारे फॉरेन कंपनीज जो है वो अपने ही इंडिया के बेस्ट सेल्समैन को हायर करके ज़बरदस्ती चिपका कर आ जाते हैं कस्टमर को। वो बेचारा वो रोता रह जाता है कि 100 करोड़ रुपए अब लगा चुका हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास में 10 करोड़ भी नहीं बचा है कि बचा हुआ कुछ मैं गाड़ी बना लूँ उससे। और फिर उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अटकी रह जाती। ESDS ने ये एक बहुत क्लियर अपने स्टाफ को, सेल्स वालों को, सबको बोला है कस्टमर का ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, प्रायोरिटी कस्टमर के ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बैंक्स का मैंने आपको बताया, बैंक्स में जब प्रॉफिट आना शुरू हुआ तब बैंक्स ने हमारे साथ में ज़्यादा रेवेन्यू शेयर करना शुरू किया। लगा कि दे आर समवन हु इज गिविंग प्रॉफिट्स, और हमने उनको बचाया। सिर्फ मतलब उनको प्रॉफिट में लाया ये नहीं, अगर वो ज़्यादा समय तक लॉसेस में चलती तो RBI ने तो ठान रखी थी 2012 में ही कि सबको बंद करना है। आज इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंक्स फ्लरिश हुई क्योंकि हमने उनको उस समय पर प्रॉफिटेबल बनाया। तो ये जो है कि एक एटीट्यूड जो है हमारा शुरू से ही कि उसका पहले फ़ायदा और फिर जो बचे हमारे लिए। मतलब आप बैक स्टेप पे रहना, मतलब कंपनी वांट्स कि जो भी उनके साथ जुड़े हैं दे विल गेट प्रॉफिट एज पर कंपनी इज गेटिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट कंपनी और आर प्रॉफिट। दैट्स वाई आपने जब अपने बहुत ही यंग एज में जब शुरुआत की थी तो आपने जब फर्स्ट टाइम यू गॉट इन 2007 यू टोल्ड मी कि आपने अपने स्टाफ को कार्स गिफ्ट की थी, तो ये सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो मैं अभी तक वहीं अटकी हुई क्योंकि 2007 में डूइंग सच अ ह्यूज स्टेप। अब आपने जैसे बोला बिरला, टाटा, इन सब जो कंपनीज अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं, वो आर ग्रोइंग, उनके लिए ये करना इज़ वेरी कॉमन। बट कंपनी जिसने एक साल कुछ महीनों पहले तक बहुत लॉस देखा हो और उसके बाद प्रॉफिट आके, इंसान दो ही चीज़ करता है जितना मुझे पता है, या तो उस पैसे को छुपा के रख लेता है या तो ऐसे करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं और हाँ अच्छी बात है। बट वट यू डिड वॉज रेयर। ये तो सुन के आई वॉज कि बिकॉज एट दैट टाइम, जैसे आपने बोला कुछ समय पहले तक आपकी एज में लोग पार्टी कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड 20 hours you are dealing with all these things and making yourself into it, so it is very inspiring also. और वो मुश्किल होता है क्योंकि पापा को मैंने जब बताया, having two, अपने फादर से भी आपकी बातचीत नहीं हुई है महीनों। हाँ, और हुई नहीं है, बाद में जब आपको पता चला होगा कि जिस चीज़ की वजह से हुई नहीं हो तो ठीक है। दैट आपने बोला ना 1-2 पेपर में पास होते हैं, लेकिन यू गॉट गुड नंबर्स इन 3 तीनों सब्जेक्ट्स में आगे। कहाँ पहले बैक लगी थी? उनको भी दुख हुआ और वो भी ज़रूरी था सर, बिकॉज उसके बाद जो उन्होंने आपके लिए सोचा वो नहीं हो पाता। हाँ, और वो कंप्यूटर का मैं जो एक्सपर्ट बन पाया वो मेरा कभी, आज कंप्यूटर मेरे हाथ में होता ही नहीं। और उसकी वजह से ही सर आज आपकी सारी कड़ियाँ, मतलब ये है कि मतलब अगर तो मुझे लगता है कि आई गेस हमें जिन चीज़ों से नफरत होती है, जैसे आपने कहा आपको कंप्यूटर वाज योर हेट लिस्ट में था, क्यों था सर वैसे? मतलब क्यों आपको कंप्यूटर नहीं पसंद? मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, सेंट जेवियर्स में, तो वहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा बड़े फैमिलीज से बच्चे आते थे और वो पूरे समय कंप्यूटर की बात करते थे कि मैंने ये गेम खेला, मैंने वो गेम खेला। तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि ये सब कंप्यूटर जो है सिर्फ गेम खेलने के लिए, काम का कुछ है, हाँ, मतलब उससे कुछ मिलेगा नहीं, प्रोडक्टिव उसमें कुछ नहीं है। हाँ। तो उस वजह से फिर ये गलत काम नहीं करना है करके, तो इसको हाथ ही नहीं लगाना है करके, वो फिर धीरे धीरे आप एक किसी भी चीज़ से एक बार नफरत करते हो ना, वो चीज़ अपने अंदर ग्रो होती है। आप किसी इंसान से जब प्यार करते हो तो फिर वो ग्रो होता है अपने अंदर, किसी से नफरत करते हो तो वो भी ग्रो होता है अपने अंदर, जब तक उस चीज़ से रूबरू नहीं हो जाते हैं। हाँ, जब तक वो सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। तो वो सामने आया और
जब मैंने 5 कार गिफ्ट करने का मैंने डिसीजन लिया, पापा के पास में गया मैं, पापा कि मैं मेरे टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को मैं कार गिफ्ट देना चाहता हूँ पापा, ठीक है ना। तो उनका रिएक्शन में देखा, मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्या बोल रहे करके, हाँ, क्योंकि ये आपको रिएक्शन लगा वो क्यों करेंगे? वो कोई भी फादर डांटेंगे करेंगे डांटेंगे जब हाँ कि कि अभी इतने हाँ टाइम लॉस हुआ है, अब फायदा हुआ है तो पैसे मत खर्च करो, ये अब सब जाके पैसा आना आना चालू हुआ है तेरे चालू पास में, 2 महीना 3 महीना भी नहीं हुआ है कि हाँ अभी पैसा सही आना से शुरू है करके, और तू कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने कहा दो। दे दो करके, तुम उन्होंने उनकी मेहनत है, उन्होंने कमाया है, दे दो करके उनको। तो ये एक जो है कि आपको जो एक सपोर्ट होता है, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैंने जब एंटरप्रेन्योर होने का डिसीजन जब लिया तो बहुत सारे रिश्तेदार अगेंस्ट में खड़े हो गए थे कि बहुत पैसा बेवकूफ़ जाएगा ये, है, हाँ ये गलत है। हाँ कोई इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे तो अपना करियर चौपट कर देगा, बाद में कोई जॉब पर भी नहीं रखेगा, देखते देखते 30 की उम्र हो जाएगी, फिर बंद पड़ जाएगा जब कंपनी तेरी, तो फिर सब तेरे को धक्के खाना पड़ेगा, पापा ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है, पापा का पैसा डुबा रहा है, ऐसा ऐसा वो बहुत सारा ऐसा होता है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी कि किसको मैं ट्रस्ट करूँ और किसको ना किसको ट्रस्ट नहीं, करूँ। विच इज़ वेरी ग्रेट ऑल्सो सर। सर लेकिन जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, तो क्लाउड आप आई जस्ट वांट आवर ऑडियंस टू नो कि आपका मतलब जो कंपनी है क्लाउड कंपनी इज़ द फर्स्ट इंडियन क्लाउड कंपनी विद एआई। करेक्ट। एआई के साथ ये पहली क्लाउड कंपनी है। तो सर इसके बारे में बताइए, आपने एआई, हमने ये भी बात की थी अभी बिफोर इंटरव्यू की एआई जो है आपने उस दौरान यूज़ करना शुरू किया जब इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। सर उसके बारे में ज़रूर बताइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक मेरा शुरू से ही इंक्लिनेशन रहा है कि फ्रेशर्स जो है आप उनको हायर करो, जी। अच्छे अच्छे फ्रेशर्स को कि जिनको बहुत ज़्यादा पैशन है टेक्नोलॉजी का, उनको हायर करो, उनको एक अपॉर्चुनिटी दो। तो 3-4 फ्रेशर्स उस समय पे हमारे पास में जो आए, तो वो कोई कॉलेज टॉपर है, कोई यूनिवर्सिटी का नंबर 2 नंबर 3 वगैरह ऐसे है, रैंक होल्डर है। तो उनको मैंने ले लिया और उनको मैंने बोला कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, यूके में बहुत ऑर्डर्स आ रही है, कस्टमर चिल्ला रहे हैं कि क्रिसमस में डाउन हो जाता है और न्यू ईयर में डाउन हो जाता है, फिर पूरे साल अच्छा चलता है, ये सॉल्व करके दो। तो उन्होंने एनालाइज किया और वो 8-9 महीने बाद में मेरे पास में आए, ये R&D टीम थी, वो आए और उन्होंने बोला कि हमने ये सॉल्यूशन इसके ऊपर बनाया है। और वो सॉल्यूशन को अब डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया कि रियल टाइम सारा रैम CPU स्टोरेज सब एडजस्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। मैं वो देखकर हैरान हो गया। सर ये कौन से साल की बात है? 2009। ओके, क्योंकि अभी एआई आया है। हाँ AI तो अभी आया है, तो अभी उन्होंने आया है। पाइथन का उस समय पे इस्तेमाल किया और उस पर उन्होंने उस टाइम पर बनाया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया, मैंने उनको तुरंत बोला कि ये पेटेंट करनी चाहिए वगैरह। तो ये यंग बच्चे थे सारे, तो उनको कोई इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ, कुछ समय भी उसमें, 1 साल का समय भी उसमें बर्बाद हुआ। फिर 2010 में फाइनली हम उसका पेटेंट भी फाइल कर सके और फिर हम उसका टेक्नोलॉजी लॉन्च भी कर सके हम। और फिर वो टेक्नोलॉजी जब लॉन्च किया हमने, तो यूके US में बहुत अप्रिशिएट किया गया है उसको। इंडिया में कोई भी उसको उस समय अप्रिशिएट करने को रेडी नहीं था। अब वो बहुत सब तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा AI का AI, हाँ। अप्रिशिएशन हो रहा है, लेकिन उस समय पे कम था। और एक्चुअल में अब जो है AI के लिए क्या था कि उस समय पे उस टाइप का हार्डवेयर अवेलेबल नहीं था। आप छोटा मोटा AI कर सकते थे उस समय पे। अब जिस तरीके का AI हम सोच रहे हैं, ऑटोनोमस व्हीकल है या फिर हर किसी का एक अपना पर्सनल कोच रहेगा, एक असिस्टेंट रहेगा। अब कोर्सेज भी हैं सर। नहीं, कोर्सेज तो है, लेकिन बस आज से कुछ ही सालों में आपके ऊपर कुछ ऐसे गैजेट्स फिट होंगे, आपके बॉडी के अंदर कुछ गैजेट्स ऐसे होंगे कि ये आपको पूरे समय कोच करेंगे। कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ गलती हो रही है, कुछ खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में ये कोच असिस्ट करेगा आपको कि ये नहीं खाना है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं बोलना है। सामने वाले का पूरा असेसमेंट करके बता देंगे कि आपको यही बात करना है, कि पीयूष सोमानी आपके सामने बैठे, इनको यही अच्छा लगता है, ऐसी ही बात करना है इनके साथ में। तो फिर आपको हर चीज़ जो है डॉक्टर रहेगी, हर चीज़ कोच करेगा आपको। वो सबकॉन्शियस का भी कंट्रोल रखेगा वो आपके, कि आपका जैसे आज सबकॉन्शियस क्या कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। ये उस लेवल तक जाएगा जहाँ पे आपका ये सारा कंट्रोल भी इसके पास में रहेगा। कंट्रोल रहेगा मतलब ये मॉनिटर करेगा और आपको बार बार अवेयर करेगा
सर कंट्रोल ही करेगा, क्योंकि हम भी उस पर डिपेंड हो जाएंगे। कंट्रोल उसने में बोल नहीं दिया तो हम खाएंगे ही नहीं, बोलेगा तो नहीं खाएंगे, बिकॉज वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि हाँ। देखो एआई का क्या है कि जब अगर लोगों को ये मैसेज चला जाएगा कि वो कंट्रोल करना शुरू करेगा तो लोग एआई से नफरत करेंगे। नफरत करेंगे। तो मॉनिटरिंग इज अ इसलिए गुड कोई वर्ड। भी आज के डेट में एआई को कंट्रोल करने के लिए डेवलप नहीं कर रहा है। हम भी एआई पे जो काम कर रहे हैं ये असिस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता असिस्ट ही दिया है, आप करेगा। देख लो, ऐसा अब ऐसे। आप देख लो करके, आपको गाड़ी से उतर के किसी के साथ में पंगा करना है तो आप कर लो। आप लो। दिल्ली में हो फिर आपके साथ में ये होगा। हाँ सर, दिल्ली को ऐसा बोला तो जाता है क्या? आपने भी बोला तो मतलब बोला जाता है। आप महाराष्ट्र से हैं बेसिकली सब वहीं, सो मतलब दिल्ली की इमेज है। नहीं वो आता है, आपके चैनल पे दिखता है कि ऐसा हुआ। दिल्ली है, क्या करें सर। जी, तो ये एआई तो आपका पहला क्लाउड कंपनी है जिसने एआई के साथ मिलकर काम किया है। सो सर इट इज़ वेरी बेसिकली वेरी अचीवमेंट फॉर योर कंपनी ऑल्सो। और सच में, और जिस समय आपने ये शुरुआत की उस समय तो एआई का नाम भी नहीं पता था हमें। ये तो कोविड के बाद जिस तरीके से हम लोग डिजिटली इतना इन्वॉल्व हुए हैं उसके बाद ही एआई जैसा कॉन्सेप्ट सबके सामने आया है। मे बी वी वर नॉट अवेयर इट वॉज, जैसा आपने बताया आप लोगों ने जिस तरीके से किया था, लेकिन हमें नहीं पता था। अब तो सबके हाथ में है। तो सर आप मैंने आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट योर बुक्स ऑल्सो। देयर बुक्स ऑल्सो, आप सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। आपने फिटनेस, आपने बुक्स, इन सब के अंदर भी आपने कदम रखे हैं। तो सर अपने बुक के आप ज़रा नाम बताइए और बताइए कि क्या सीखने को मिल सकता है। मैंने 2 बुक्स लिखी है और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है इन दोनों बुक्स को। मैं चाहता हूँ कि अब मैं उसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ, क्योंकि ये कोविड टाइम में मैंने लिखी थी दोनों किताबें। जो मेरी एक बुक जो है लिविंग इन हार्मनी विद द सन, जी, तो ये मेरा जो है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट वाला जो साइड है मेरा, फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, योगा ट्रेनर, मेडिटेशन ट्रेनर, तो वो सारा चीज़ मैंने उसमें कवर किया है। सर आप सब ने अपने कोविड इस तरीके से करा, विच नाइस। ये सब सुन के मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने अपना कोविड ऐसे बिल्कुल नहीं कोविड तो में फोन सामने कोविड में तो न्यूज़ चैनल्स तो सारे चल ही रहे थे ना, तो आप तो कर ही रहे थे अपना काम उस समय। लेकिन सर स्टिल ये वाला पार्ट रह गया, विच इज़ नाइस सर। तो आपने उस समय पे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए। हाँ, बुक के बताएं। तो मैंने वो पूरा डीप साइंस उसमें बुक में रिवील किया है कि आप क्या खाते हो तो क्या अंदर बेनिफिट होता है, क्योंकि इवेंचुअली हमारी पूरी बॉडी जो है ये एक एनर्जी है। आप जहर खाओगे तो जहर जैसे ही पूरा शरीर बनेगा आपका, या फिर ख़त्म हो जाएगा शरीर, या फिर आप अच्छा कोई चीज़ खाओगे, फल खाओगे, फूल खाओगे, सब्जियां खाओगे, ऐसी चीज़ें खाओगे, उससे शरीर आपका स्वच्छ होता चला जाएगा। तो वो बहुत अच्छे से साइंस पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, खाना कैसे पकाना चाहिए, कौन सा खाना पकाना सर चाहिए। आपकी बुक का नाम एक बार आप बता दीजिए। लिविंग इन हार्मनी विद द सन करके मेरी बुक है। तो ये लिविंग इन हार्मनी विद द सन जो है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से और एक पूरा परसेप्शन चेंजिंग बुक है मेरा ये, कि आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर देगा ये बुक की कैसे अपना मतलब डाइट, लाइफस्टाइल, वर्कआउट्स वगैरह सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको इसमें पुटअप किया हुआ है, पूरा साइंस के साथ पुटअप किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। एक मैं बहुत ज़्यादा साइंस में विश्वास रखता हूँ, बिना साइंस के मैं कोई भी चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो जब तक साइंस ना समझे मैं वो चीज़ में बिलीव नहीं करूँगा। तो इसलिए लिविंग इन हार्मनी विद द सन जो भी पढ़ता है वो उनका सबका फीडबैक यही रहा है कि मेरा लाइफ चेंज हो गया है। ऐसा देखो 100 लोग पढ़ते हैं तो 100 में से आप 15-20 लोगों में ही चेंज ला पाते हो। चेंज तो आप कोशिश कर सकते हैं, इंसान को ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। उसने खुद ने ही वो पढ़ने के बाद में डिसीजन लेना है कि इसको इम्प्लीमेंट करे कि नहीं करे। उसकी आदतें चेंज करने का डिसीजन तो उसके हाथ में, उनके हाथ में। आप उसको डंडा मार के नहीं करवा सकते। वो एआई की तरह सर, एआई की मैंने बता दिया है, आप देख लो। बिल्कुल। फिर दूसरी जो मैंने किताब लिखी है कि एन एंटरप्रेन्योर विद फायर विद इन। सो एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। हाँ, तो ये एक मेरी खुद की जर्नी कि कैसे मेरी जर्नी ट्रांसपायर हुई, कि एक हम्बल बैकग्राउंड से मैं जो आया वगैरह, जो मैंने योर स्टोरी फर्स्ट बताई। जनरेशन एंटरप्रेन्योर आल्सो। हाँ, और क्या क्या जो चीज़ें मेरे को लगता था कि जो सब गलत हो रहा है मेरे साथ में, वो आगे चल के जब कैसे लगा कि वो सब सही हो रहा है। और फिर क्या हुआ कि जो विपश्यना में मैं जब गया, तो एक ये मेडिटेशन का एक फॉर्म है जो सिद्धार्थ गौतम ने जो जिस प्रोसेस को फॉलो किया और वहाँ से वो गौतम बुद्ध बने, तो वो जो प्रोसेस है उसको विपश्यना कहते हैं। तो वो विपश्यना का जो मैंने सबसे पहला जब मैंने कोर्स किया, सब्सिक्वेंटली मैंने उसके बाद में काफ़ी उसके अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा मैंने कोर्सेज करे, रेगुलर प्रैक्टिस करता है मैं उसको।
और फिर वो सब जो समझ में आया अंदर वाला साइंस, तो वो अंदर वाला साइंस जो है वो प्लस मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, दोनों को भी मैंने उसमें कंबाइन करके मैंने वो बहुत अच्छे से मैंने उसमें आर्टिकुलेट किया है कि कैसे एक गलत डायरेक्शन में मैं जा रहा था, क्योंकि कंट्रोल फ्रीक हो गया था। 15 साल 16 साल की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, 2019 का एंड आते आते हर चीज़ हाथ में चाहिए थी। मेरे से पूछे बिना डिसीजन मत लो, ये मत करो, वो मत करो, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को फ्रीडम देना बंद कर दिया था। और लोगों को भी अब आदत पड़ गई कि हर चीज़ इससे ही पूछ के करनी है, तो इसके मत्थे मारो। तो करते करते फिर एक फटीग ऐसा इस लेवल का आ गया था कि वो लगने लगा कि यार मैं गलत जा रहा हूँ करके, कि मैं ये करने के लिए नहीं मैं एंटरप्रेन्योर बना, इतना स्ट्रेस लेने के लिए नहीं एंटरप्रेन्योर में बना। इतने मतलब 6 अलग अलग टाइप के अर्थराइटिस, कि घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, पाल्मो प्लांटर है, मेलास्मा है, सब टाइप के स्ट्रेस, मतलब हर दुनिया का सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर ही है। बीमारियां है दुनिया भर की, मतलब एक एक चीज़, मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज होना शुरू हो गए करके। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, रियलाइजेशन हुआ समय रहते। और फिर वो वहाँ पर जो गया 10 दिन के अंदर जो चेंज आ गया मेरे अंदर, जो एक एक चीज़ें अंदर से निकल कर, मतलब आप, मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पहला ही कोर्स है 10 दिन का और आप 25 टाइप की चीज़ें आपके अंदर से दूर हो गई हैं। फिर जो रास्ता वहाँ से जो मिलना शुरू हुआ, फिर वो करते करते, मतलब विपश्यना करते करते अंदर का पूरा साइंस समझ में आ गया। एक एक चीज़ अंदर ढूंढना शुरू करी, निकालना शुरू किया उसको, गलत जो चीज़ें थी वो अपने अंदर से निकालना शुरू किया। इट्स एन अमेजिंग साइंस है वो उसमें कोई भी रिलीजियस या कोई भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, किसी भगवान से या किसी महात्मा से या किसी से कोई लेना देना नहीं। साइंस है, अपनी सांसों को देखना है, अपने बॉडी में होने वाली सेंसेशन को देखना है, बस। वो देखते देखते सब कुछ रिवील होना शुरू होता है और वो एक मतलब मैजिक है। सस्टेनेबल सक्सेस तो इसी तरीके से आती है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे कि जो इंडिया छोड़कर भाग गए, जो 20 30 40 50 हजार करोड़ के मालिक थे, और देखते देखते एक गलत डिसीजन ले लिया और इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। क्यों हुआ? क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाने का, मतलब मुझको लोग पूछते देखते हैं, मेरे साथ बात करते तो बोलते हैं कि कैसे मैं बन जाऊँ, क्योंकि उसका इंटेंट यही है कि पैसे वाला बनना है और गाड़ी होनी चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं यार हमारी तो ट्रांसफ़र हो जाती है हर 2 2 3 3 साल में, या पॉलिटिशियन बोलता है कि हम तो 5 साल बाद में आउट हो जाते हैं, तुम तो एंटरप्रेन्योर हो, तुम तो मरोगे तब तक तुम एंटरप्रेन्योर रहोगे। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि अरे एंटरप्रेन्योर पैसे, अरे उसको बनाने में एक समय गया है जिसके अंदर बहुत डूबा है और बहुत आया है, और बहुत आया उसके बाद बहुत ट्रिपल डबल भी है, उसके बाद बहुत लॉस भी हुआ है। सर मेरे बस 2-3 क्वेश्चन आपसे रहेंगे, बहुत क्विक वाले, रैपिड टाइप। आपका फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है आपके हिसाब से, इंडियन एंटरप्रेन्योर जिससे आप इंस्पायर हो? रतन टाटा। हाँ, मेरा भी नाम यही था। अगर आप रतन टाटा नहीं लेते तो मैं आपसे एक बार पूछती कि आपको रतन टाटा क्योंकि नहीं रतन टाटा और आनंद महिंद्रा को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि रतन टाटा जी ने क्या किया ना कि उनका आज भी अगर हम आंख बंद करें तो नैनो से बाहर उतरते हुए नजर आते हैं। सर वो नैनो कॉन्सेप्ट कोई समझ ही नहीं पाया उस समय पे जब वो लाए था, आई गेस। वो वही हो ना सर, जब आपने एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया, पीपल वर नॉट अवेयर कि आज के टाइम पे विदाउट एआई यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वी हैव टू राइट अ कंटेंट, सो इट विल टेक 2 minutes फॉर अस टू राइट थ्रू एआई, इट इज़ सो हेल्पफुल। बट उस टाइम पे अब जब उन्होंने ये देखा कि एक बाइक पर 4 लोग बहुत रिस्क से जा रहे हैं, छोटी सी नैनो उससे ऊपर नीचे थोड़े पैसों में होगी, विच इज़ वेरी सेफेस्ट फॉर देयर फैमिली, लोगों ने नहीं समझा। बट नैनो मार्केटिंग गलत हो गई और मुझे लगता है बहुत अर्ली हो गई एज कम्पेयर टू आर पीपल। और आज नैनो इज समथिंग हर बंदे की ज़ुबान पर रहता है ना, मुझे मतलब आई गेस कि मैं मतलब मुझे पर्सनल लॉस लगता है क्यों नहीं चला उस समय। लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। तो हर प्रॉब्लम में रतन टाटा जी ने क्या किया कि नियत उनकी बहुत साफ रही। यही मैंने जब आप नियत की बात कर रहे थे तो एनर्जीज की, आई वाज ओनली थिंकिंग अबाउट रतन टाटा सर, दैट उनके जैसा तो सर। और सर मेरे को लगता है गुड एंटरप्रेन्योर इज समवन हु, जिसकी चर्चा उसके काम उसके पीछे हो। सामने तो सब कहेंगे वाओ आपने अच्छा किया, लेकिन इफ समवन इज गेटिंग अप्रिशिएटेड एट देयर बैक, लाइक रतन टाटा सर, महिंद्रा सर, आनंद महिंद्रा सर, यस उनके, सो हालांकि हैं तो और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, नहीं बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया में। लेकिन इनकी
कोई टक्कर नहीं ले सकता। हाँ है, मतलब नारायण मूर्ति जी है, हाँ, वो भी है आजिम इन्फोसिस। प्रेम जी हाँ, है। हाँ, हाँ, सुधा मूर्ति, तो ऐसे नारायण आप मूर्ति। नाम लेते चले जाओ, सुधा मूर्ति है, नाम जी। अगर लेते चले जाओ तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर इनका जब फोटो सामने आता है हाँ, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जब जी। हमारे ध्यान में आते तो स्टेज पर खड़े ही नजर आते हैं। हाँ, यही सही बात उनकी है। उनको मतलब मुक्ति भी जो मिली वो स्टेज पर ही मिली। हाँ, और मतलब ऐसे जब लोग आप एडमायर करते हो जी। और उनको आप फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली लगता है कि हमने भी ऐसा ही बनना मतलब चाहिए। बहुत अच्छी सोच है अपनी भी, ऐसा फील होता है। हाँ, हम भी ऐसा ही बने। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू फॉर नाउ। और सर जाने से पहले आप 1 मिनट में अगर कोई एडवाइस हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, एनी मैसेज यू वांट टू गिव। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो या नहीं भी बनते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ने एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहिए। आप जो भी बन रहे हो पहले तो उसमें बहुत अच्छा बनिए, क्योंकि एक चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी कि क्लास में स्टेज पर डॉक्टर जयंत चोपड़े मेरे एचओडी जब खड़े थे तो उन्होंने बोला कि देखो जो काम करो अच्छा करो। अगर मैं झाड़ू वाला बनता तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा झाड़ू वाला बनता। तो मैं खड़ा होकर तब बोला कि सर आप हमारे सर की ऐसे इंसल्ट मत कीजिए, आप झाड़ू वाला नहीं बन सकते कभी भी। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं झाड़ू वाला होता तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा झाड़ू मारता, मुझसे अच्छा झाड़ू कोई नहीं मार सकता था। इस बात को तुम अपने अंदर उतार लो। वो चीज़ मेरे अंदर तब से जो उतरी है, तो मैंने भी यही सोचा है कि जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, तो पूरी अच्छी नीयत के साथ में फर्स्ट क्लास काम कीजिए। विद दिस आई जस्ट वांट टू एंड दिस। अगर आपका कोई भी इस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी कमेंट है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ में डाउट है या कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको आंसर दे। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैसा लाइव।